जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पर्यावरण वाले विषय में पीछे जो है थोड़ी बहुत बात करी थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसकी ये समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते थे पहले, अब तो खैर बहुत कम बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि पहले क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं और क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, पूरी चर्चा करेंगे, एकदम मस्त से पूरी पढ़ाई करेंगे। और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो पहले पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरी मत देखिएगा, आधा अधूरी में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों को एक साथ में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी। ठीक है, एक टॉपिक है पारिस्थितिकी और दूसरा जो टॉपिक है वो परितंत्र, वो है परितंत्र। मतलब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकीय तंत्र दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसे हैं। ओके, दिमाग में एकदम नई चीज़ है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम। जैसे अगर पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो इसे कहते हैं इकोलॉजी, इसे कहते हैं इकोलॉजी। और अगर पारिस्थितिकी परितंत्र या तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो इसमें एक सिस्टम जुड़ जाता है, इको सिस्टम। बस अंतर ज़्यादा नहीं है। जैसे ये समझेंगे, हमारा शरीर है, जब हम कहते हैं शरीर है तो हम पूरा इंक्लूड कर लेते हैं कि जितने भी तंत्र इसमें काम करते हैं, श्वसन तंत्र अलग काम करता है, पाचन तंत्र अलग काम करता है, उत्सर्जन तंत्र अलग काम, सबको मिला के ये शरीर का निर्माण होता है। वैसे ही जब हम ये कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी में जितने अवयव उपयोग में आते हैं, जितनी चीज़ें पादप जीव जंतु आते हैं, उन सबसे एक तंत्र बनता है जिनको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आइए शुरू करते हैं एकदम आराम से। देखिए, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की, समझेंगे, जैसे मैंने पर्यावरण की परिभाषा आपको बताई थी। परिभाषा देखिए पूछी नहीं जाएगी, पहली बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेंगे कैसे। भाई वनस्पति पाई जाती है, ठीक है सर, वनस्पति पाई जाती है। अब वनस्पति पाई जाएगी तो वहाँ पर कोई न कोई जलवायु पाई जाएगी। अब वो जलवायु कैसी भी हो सकती है, शुष्क हो सकती है, बहुत बारिश वाली हो सकती है, मतलब कैसे भी हो सकती है। अब जब जलवायु पाई जाएगी, वनस्पति है, तो यहाँ पे जंतु भी पाए जाएंगे, जंतु भी पाए जाएंगे। अगर जंतु पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में एक सिस्टम मिलता है जिसको कहते हैं मिट्टी पाई जाएगी। पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, अब समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने ये 4 अवयव लिखे हैं और चारों का मतलब पहले समझाता हूँ। देखिए, जब तक कोई वनस्पति नहीं है तब तक हम किसी भी जलवायु की बात नहीं कर सकते, और जब कोई जलवायु नहीं है तो वहाँ पे किसी जंतु की बात नहीं कर सकते। अब जहाँ पे जंतु ही नहीं है वहाँ पे मिट्टी के बारे में भी समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मिट्टी नहीं है तो फिर वनस्पति नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये हमारे जो पर्यावरण में चारों अवयव पाए जाते हैं एक दूसरे से कोरिलेट है, समझेंगे। अब कैसे कहें सर, तो ये आपने ऐसे बनाया है, तो इसका सर्कल कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है। जलवायु वनस्पति पर डिपेंड कर सकती है, वनस्पति मिट्टी पर, और मिट्टी जंतु पर, और जंतु जलवायु पर। मतलब ये दोनों आपस में कोरिलेशन से जुड़े रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कोई भी जीव जंतु वनस्पति होगी, वो जायज़ बात है उस पर्यावरण में पाए जाने वाले जितनी भी चीज़ें पाएंगी सबसे कोई न कोई संबंध रखेंगी। अब उनके बीच जो संबंध होता है ना, जो भौतिक, उनके बीच जो भौतिक संबंध होता है, उसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय बोलते हैं। अब भी नहीं समझ में आया होगा, समझेंगे। देखिए, वनस्पति का जलवायु से, जलवायु का जंतु से, जंतु से मिट्टी का, मिट्टी का वनस्पति से, या फिर जलवायु का वनस्पति से, वनस्पति का मिट्टी के, मिट्टी का जंतु से, जंतु का जलवायु। मतलब इन चारों अवयवों का जो भौतिक आपसी संबंध होगा, जब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि आखिर संबंध क्या है, अच्छा है, खराब है, कैसा है, तो जो अध्ययन करते हैं उसे ही नाम देते हैं पारिस्थितिकी। अब तो समझ में आ गई होगी बात। परिभाषा लिखना या ना लिखना बात सब कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र की अंग्रेजी है इकोलॉजी, ये किनसे मिल के बनी है, इनके फादर कौन है, ये सारे चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बात करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिर इको सिस्टम की बात बाद में करेंगे। इकोलॉजी, ठीक है। देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है, पहले ये इकोलॉजी नहीं होता था, पहले पारिस्थितिकी नहीं होता था। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हैकल। तो आप लिखेंगे, नाम है इनका अर्नेस्ट, याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी नाम है हैकल, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, मतलब पारिस्थितिकी के जनक। अब कहेंगे जनक क्यों कहे जाएंगे, अभी उस पर चर्चा भी करेंगे। तो पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अब एक शब्द आता है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसे ने किया था। तो अगर प्रयोग पूछता है तो अर्नेस्ट हैकल पे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे रिटर महोदय पे। इन्होंने एक वैज्ञानिक और आप लिखेंगे रिटर, क्या नाम है? रिटर, ठीक है। रिटर महोदय ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम। समझेंगे, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझेंगे तभी समझें, नहीं गलत करके आएंगे क्वेश्चन। दिमाग में रटा पड़ा है कि अर्नेस्ट हैकल लिखे आएंगे, लगा देंगे, कांड करके चले आएंगे बेमतलब का। एक क्वेश्चन सही होना चाहिए था, गलत करवा के चले आएंगे। अब समझेंगे, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो रिटर महोदय ने किया था। अब कब किया था? तो इन्होंने 1865 के आसपास, कब? 1865 के आसपास। कब की बात है? 1865 में इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो रिटर महोदय ने किया था। चलिए ठीक है, रिटर महोदय ने कर दिया, ठीक है। इकोलॉजी शब्द के जनक अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है, लेकिन अब इकोलॉजी से एक और संबंध मतलब पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी शब्द है, ये पहले इकोलॉजी ही था या कुछ और था? तो जो इकोलॉजी है उसकी स्पेलिंग पहले कुछ इस प्रकार से होती थी। क्या होती थी, इसको समझेंगे। इकोलॉजी जो शब्द है उसकी जो स्पेलिंग होती थी वो होती थी OEKOLOGIA, ये होती थी पहले, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब समझेंगे। अब अगर कहेंगे सर इसको भी तोड़ लेते हैं दो भाषाओं में, तो OIKAS प्लस लोजस में तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लेते हैं? लोजस। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ओकेएस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है घर, जीव जंतु वनस्पति का घर। लोजस का मतलब होता है अध्ययन, आपको भी पता है, ठीक है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं तो हमने आपको बताया कि जो पहले इकोलॉजी है, इकोलॉजी नहीं होता था, वो क्या होता था? ओइकोलॉजी होता था। तो ओकेयास और लोजस से मिलकर घर अध्ययन, मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो किस तरीके के घर में रहते हैं, किस तरीके के पर्यावरण में रहते हैं, उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। अब थोड़ी सी और मैं बात को आपको बताऊंगा। जैसे हमने ये कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर महोदय ने 1865 में किया था, ठीक है। तो बात आती है कि सर क्या अर्नेस्ट हैकल महोदय ने भी कुछ किया था? हाँ, अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इसके रूप में किया था। किसके रूप में? अब समझेंगे। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने कब किया था? 1869 में। तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 में एक शब्द प्रयोग किया था। कौन सा? ये जो आप देख रहे हैं ना, ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी जो है, ये वाला जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 में किया था। और उन्होंने बताया था कि इसके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन करना है, जिसके कारण
हम अर्नेस्ट हैकल महोदय को इकोलॉजी का क्या बोलते हैं? जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाएगा? अर्नेस्ट हैकल। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर वो ये पूछता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो आप बता दें ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन जो दूसरी बात याद रखनी है कि रिटर महोदय को याद रखेंगे कि रिटर महोदय ने 1865 में सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? क्लियर है? अब चलेंगे थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र को मैं बताता हूँ। ऐसे ही समझेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो पारिस्थितिकी तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसे नाम दिया जाता है इको सिस्टम। ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद है अंग्रेजी में तब भी नहीं आ रहा तो भी अब यहाँ से। तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है एजी टांसले। क्या नाम आता है? एजी टांसले। जैसे वहाँ अर्नेस्ट हैकल का नाम आता था, तो यहाँ पे नाम आता है एजी टांसले महोदय का। तो एजी टांसले महोदय ने 1935 में, कब? एजी टांसले महोदय ने कब? 1935 में किस शब्द का प्रयोग किया था? इको सिस्टम। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो ये हम पढ़ रहे हैं कि कोई जंतु है, कोई जीव है, कोई पादप है, ये निवास कहाँ करते हैं, किस तरीके के पर्यावरण में रहते हैं, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं निर्भर है, इनकी भी कैटेगरी है। ये अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कैसे डिपेंड रहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें किसने बताया था? एजी टांसले ने। ठीक है, तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो एजी टांसले पे जाएंगे, अगर पारिस्थितिकी की बात करेगा तो अर्नेस्ट हैकल पे जाएंगे, अगर सर्वोत्तम पूछेगा तो आप रिटर महोदय पे जाएंगे। अब समझेंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जब इन्होंने बता दिया तो इन्होंने बताया कि देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने बताया था उन 2 घटकों के बारे में। तो देखिए जो ये 2 घटक है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है, जितना ड्रामा है सब वहीं से शुरू होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। अब 2 घटक होते कौन कौन से हैं, ये इस बात को समझेंगे। देखिए घटक वटक पूछा नहीं जाएगा, पहले बताते रहा हूँ, जो फैक्ट है वो पूछा जाएगा, जो मैं बताता चल रहा हूँ, जैसे जो नाम बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, ये इस पर ध्यान रखना है। ये घटक वटक याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 घटक कौन कौन से होते हैं? एक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक, और दूसरा जो होता है वो होता है जैविक घटक। मैंने आपको बताया था कि ये पर्यावरण के घटक होते हैं, इनसे ही मिलके बना होता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। मैंने ये बताया था जो अजैविक घटक होता है इसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। मैंने आपको एकदम इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अजैविक घटक और जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम क्या करेंगे, अजैविक को थोड़ा सा अलग तरीके, डिफरेंट तरीके से उसमें बताया था कि वायुमंडल आता है, जलमंडल आता है, मिट्टी आती है, ऊर्जा आती है, ये सब मैंने बताया था अजैविक। अब उसको थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक में अगर आप समझेंगे तो एक पोर्शन को डिवाइड करते हैं अकार्बनिक। किसमें करते हैं? अकार्बनिक। ठीक है, दूसरा डिवाइड करते हैं कार्बनिक, दूसरा डिवाइड करते हैं कार्बनिक। जो अगर इसको और बांटना चाहते हैं तो एक लिख लीजिए भौतिक कारक। बस ये जो तीनों कारक आपको मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे आपको? अजैविक मिलेंगे। अब बात आते हैं जैविक में। आइए, तो जैविक में जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो जैविक के बारे में ही पढ़ना है। तो जैविक के बारे में आप समझेंगे कैसे। एक होता है उत्पादक, जो चीज़ों को उत्पन्न करता है, और इसको जो खाता है उसे बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। बहुत सही, उपभोक्ता। और जब उत्पादक को उपभोक्ता खाता है तो उपभोक्ता जब मरेगा तो उसे भी तो कोई न कोई खाने वाला होगा, तो उपभोक्ता को जो खाता है उसे बोलते हैं अपघटक। अपघटक। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए
कि जैविक कारक में हमें 3 घटक मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए, जैविक कारक में पहला जो घटक मिलता है इसके भी अंतर्गत, तो पहला मिलता है उत्पादक, दूसरा मिलता है उपभोक्ता, और जो तीसरा मिलता है वो मिलता है उत्पादक। तो जो ये उत्पादक होते हैं ये हमेशा हरे पौधे होते हैं। कौन होंगे? हरे पौधे। चलिए ठीक है, हरे पौधे होंगे। जो उपभोक्ता होंगे, अब उपभोक्ता में बात आती है क्या सर हरे पौधे ही होंगे? नहीं, इसमें देखिए अगर कोई पौधे को खाता है तो वो शाकाहारी हो जाएगा। इसका मतलब पौधे को पौधा तो खाता नहीं है, पौधे को पौधा नहीं खाता है, तो जीव जंतु कोई नहीं खाता होगा। अब क्या करते हैं, उपभोक्ता को कई श्रेणियों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, चलिए ठीक है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, और उसके बाद एक मिलेगा, अब चतुर्थ श्रेणी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसी यहीं रोकेंगे और लिखेंगे उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी, ये किसकी बात हो रही है? अभी ये जो बात कर रहे हैं हम, ये उपभोक्ता की बात। और अपघटक में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु, कवक, ये सब जो आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, अरे जीवाणु बैक्टीरिया कई चीज़ है, तो जीवाणु, कवक, इस तरीके के जो होते हैं वो आते हैं अपघटक में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप चीज़ों को समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक आते हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक में मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रकाश, जल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब उसी को हमने थोड़ा अलग तरीके से बांटा है कि अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें ध्यान देना, जैविक कारक में मैंने आपको बताया था कि जैविक का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है। अब जीव देखिए, हरे पौधे में जीव पाया जाएगा, जो पौधों को खाएगा भाई जाहिर सी बात उसमें जीव होगा। जैसे मानव आता है, इसमें जंतु आते हैं, तो ये सब आ जाएंगे। और ये जब मर जाते हैं, आदमी भी मर जाते हैं, तो उन्हें कौन खाएगा भाई? जब अभी कोरोना काल में कितने लोग गाड़े गए हैं सर ज़मीन में, जब ज़मीन में गाड़ेंगे ज़मीन तो खा जाएगी ना, अब ज़मीन थोड़ी खा जाएगी, लेकिन ज़मीन में पाए जाने जो जीवाणु होंगे, कवक होंगे, वो उसे खा जाएंगे, तो कहा जाएगा ज़मीनें खा गई। तो ऐसा नहीं। तो क्या होता है कि अपघटक जो होते हैं वो जीवाणु, कवक के रूप में रहते हैं, पड़े रहते हैं, जैसे उन्हें कुछ मिलता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना काम करके फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों बेहतरीन तरह से समझ में आई होगी। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? ऑफलाइन वालों तुम लोग कुछ बोल लो। देखिए, जब इतनी कहानी हम समझ लिए तो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ और को बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है। उस कहानी को मैं यहीं बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, एकदम हाईलाइटेड, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। उस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कैसे। देखिए, सर्वप्रथम 1972 में, कब की बात हो रही है? 1972 में एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में। कहाँ होता है? देखिए, 1972 में, कब की बात हो रही है? 1972 में एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? 1972 में एक सम्मेलन होता है, और सम्मेलन कहाँ होता है? स्टॉकहोम में। कहाँ होता है? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में ये कहा जाता है कि देखिए, इतना पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जीव जंतुओं को लोग मार दे रहे हैं, जो जिससे बहुत परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये कहा गया, चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसने आयोजित किया था। अब अगर पूछे कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन किसने किया था, तो किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका क्या किया था? आयोजन किया था। अब समझेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका आयोजन किया था। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? स्टॉकहोम में। जब स्टॉकहोम में इन्होंने आयोजन किया, सम्मेलन का आयोजन किया, तो वहाँ कुछ न कुछ तो बात आई होगी। अब जब इन्होंने कहा कि देखिए सम्मेलन हो रहा है तो भाई किसी न किसी मुद्दे पे होगा, तो इन्होंने कहा कि देखिए जो पर्यावरण है उसका बढ़िया से अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कब ख़राब हो सकती हैं, ख़राब है तो अच्छी कैसी बनाई जाएंगी, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कमी है तो उसको कैसे सुधारा, ये सारी चीज़ों के बारे में बढ़िया से चर्चा हुई। अब उसी दिन देखिए, उसी दिन
72 में हो रहा है, तो एक साल ये चर्चा हो गई। अब बात आती है 1973 की। कब की बात आती है? 1973 की। 1973 में ये कहा गया कि देखिए, अब लोगों को ऐसे हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये बात कौन जानेगा? 1972 में इतना सोशल मीडिया कहाँ था, तो कैसे जाने? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, सभी लोग जितने भी सदस्य यहाँ पे आए हैं सम्मेलन में, सभी लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो समझिएगा, तो 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब बात आती है कि चलिए सर ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? 1973 में, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, एकदम बहुत आसान सा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, पहली बार मना लिया गया। अब क्या किया है, चलिए ठीक है, पहली बार तो 1973 में हो गया, तो अगर अब इसे कंटिन्यू रखना, देखिए एक बार मना लिए हैं तो अब हमेशा मनाना है आपको। एक बार अगर बर्थडे मना लिए हैं तो जब तक नहीं मरेंगे तब तक मनाएंगे बर्थडे, यही बात समझिए, नहीं तो पर्यावरण नाराज़ हो जाएगा। तो अगर पहली बार 1973 में ये कहा गया पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, अब क्या किया गया कि 1974 से इसे प्रतिवर्ष कहा गया कि अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या करना है, ये समझिएगा। आपको ना तो 1973 याद करना है, ना तो 1974 याद करना है। आपको याद करना है कि 1972 में जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। और आयोजन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने आयोजित किया था। और दूसरी बात है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? 5 जून को मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। बाकी पहली बार 1973 में, और बाकी डे मतलब हर बार जब रेगुलेशन बना कि अब नई डे हर साल मनाना, तो वो 1974 में। अब समझेंगे एक चीज़ और, एक क्वेश्चन जो अभी हाईलाइटेड हुआ है, तो हर साल जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जब हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कुछ थीम रखी जाती है। अब कहेंगे थीम का मतलब क्या होता है सर? थीम का मतलब उद्देश्य, उसका जो मेन मोटिव होता है। ये कहते हैं कि एक आपका एक उद्देश्य होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए। तो वैसे ही जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि अब की बार पूरे साल किस चीज़ को लेके हमें मूल्यांकन करना है, किसका अध्ययन करना है, किस पे रिसर्च करनी है, ये सारी चीज़ें होती है। तो 2019 की जो थीम थी ये एग्जाम में पूछी गई है। 1900 बोल दे रहे हमेशा, तो 2019 समझेंगे। 2019 की जो थीम थी ये पूछी गई है और इसको IMP बनाएंगे आप। 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण। ध्यान रखेंगे 2019 की थीम क्या थी, क्योंकि सर 2021 चल रहा है अभी, तो 2019 का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन अब इसके बाद 2020 का भी तो समझ लीजिए। 2020 की थीम समझिए, 2020 की थीम को समझिएगा। तो 2020 की थीम थी जैव विविधता। जैव विविधता। तो 19 वाली भी याद रखेंगे, 20 वाली भी याद रखेंगे, ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए। और आगे कुछ जो बचेगा मेरे हिसाब से जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थी वो मैंने बता दिया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, ठीक है सबको जय हिंद।